हाँ, स्मेल्टिंग के अंदर क्या होता है वापस से देख लो कि कोई भी मॉल्टन स्टेट अपन ने ली, ठीक है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा पे गर्म करते हैं पहली कंडीशन, ठीक है। ये तुम्हारी बुक में एक्सप्लेन कर रखा है, बट बहुत ही पेचीदा तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, तो ध्यान से देखना। एक जनरल प्रोसीजर होता है कि जो भी एसिडिक इम्प्योरिटी होगी तो कोई दूसरा कंपोनेंट डालेंगे जिसे फ्लक्स बोलेंगे। अब एसिडिक के रिस्पेक्ट में बेसिक होगा और बेसिक इम्प्योरिटी होगी तो एसिडिक फ्लक्स होगा। और क्या करेगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और इम्प्योरिटी स्लैग के फॉर्म में नीचे सरफेस पे क्या होगी, सेटल डाउन हो जाएगी। इस तरीके से ये वाला फंडा काम करेगा। बात समझ में कैसे काम करेगा कि कोई भी एसिडिक इम्प्योरिटी, तुम्हारी बुक में एग्जांपल दे रखा है लेकिन समझा नहीं रखा है, तो वहां तुम पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर फंडा क्या होता है, एसिडिक इम्प्योरिटी, बेसिक फ्लक्स। और ये कल जो मैंने नोट्स भेजे थे उसमें लास्ट टॉपिक स्मेल्टिंग था, तुम्हारी बुक में इसको लिख रखा है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रखा। ये क्या है, ठीक है, इसकी हेडिंग जो लगेगी ना, इसकी हेडिंग भी लिख देता हूं मैं। अपन ने दो पढ़ा था कल वाला कि ऑक्साइड को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, सॉरी मेटल को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस, उसमें अपन ने कल पढ़ा था लीचिंग, सॉरी लीचिंग कैल्सिनेशन और रोस्टिंग पढ़ा था। और उसका दूसरा पार्ट था, ये था कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल टू मेटेलिक फॉर्म, कि अपन ने जो ऑक्साइड बनाया, दो पार्ट थे ना, कि पहले क्या कर रहे थे, दोबारा देख लो, पहले अपन मेटल को क्या कर रहे थे, मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे थे ताकि और भी कोई इंप्योरिटी वो निकल जाए। सेकंड स्टेप में अपन क्या करते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड से प्योर मेटल गेन करने की कोशिश करते हैं। दूसरा स्टेप है, इसकी हेडिंग में लिख देता हूं, यहाँ पे हेडिंग बुक में नोट्स में मैंने भेजी है। हेडिंग जो है कन्वर्जन ऑफ द ऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल to its metallic form, इस तरीके से काम करेगा मेटेलिक। ये हेडिंग है पहला, उसमें पहला तरीका है तो स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में देखो क्या क्या बुक की रिएक्शन लिख देते हैं, बुक की रिएक्शन में बुक से लिख देता हूँ। आई हैव अ बुक टुडे, आज मुझे बुक मिल गई है, पता नहीं कहाँ से, उसके साथ इन्होंने देखो ये वाली इंप्योरिटी दे रखी है। फेरस ऑक्साइड को क्या किया, सिलिकॉन ऑक्साइड डाला, ये ऑक्साइड था, मैंने बेसिक इंप्योरिटी कोई भी दूसरा कंपोनेंट डाला जिसे बोला गया फ्लक्स। और ये फ्लक्स क्या करेगा, ये फेरस सिलिकेट बना लेगा। फेरस सिलिकेट क्या करेगा, स्लैग की फॉर्म में, ये देखो ये मैंने लिख रहा है FeSiO4। तो ये दूसरा पूरा एक हेडिंग है, इसका हेडिंग का नाम है स्मेल्टिंग। इसके नोट्स मैंने तुम्हें ऑलरेडी कल भेज दिए, कल के लेक्चर में। लेकिन स्मेल्टिंग में बात समझ में आ गई। और इसमें दो एग्जांपल होते हैं, ये तो एसिड प्लस बेस वाला है, और अपने नोट्स में बेसिक बफर, बेसिक प्लस एसिडिक, दो तरह की इंप्योरिटी होती है। ये एसिडिक बफर प्लस बेसिक फ्लक्स मैंने ऐड किया तो स्लैग बन गया। तो सीधा का फंडा है स्मेल्टिंग के अंदर। पहला पॉइंट जो हो गया कि इसमें एक तो मोल्टन फॉर्म मिल जाती है, लिक्विड फॉर्म मिल जाती है। ये किसके अंदर आता है कि ऑक्साइड ऑफ मेटल को, अब प्योर मेटल अपन गेन करेंगे। ऑक्सीजन को मैं क्या कर रहा हूँ, पहले अपन ऑक्साइड बना रहे थे क्योंकि और भी तरह की इंप्योरिटीज को सेपरेट करना मुश्किल हो रहा था। और ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है, इसलिए ऑक्सीजन क्या करता है, इस तरीके से काम करता है। ये वाली बात समझ में आ रही है। फिर इसमें क्या होता है, मोल्टन स्टेट। अब एसिडिक इंप्योरिटी प्लस बेसिक, मैंने कुछ भी डाला, अगर एसिडिक है तो बेसिक डालेंगे, इसे अपन बोलेंगे फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स क्या काम करेगा कि उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कर देगा। और इसमें क्या होता है, एक तो बच्चे नहीं आए, ठीक है। और दूसरा क्या, अगर बेसिक इंप्योरिटी है, नोट्स में सब मेंशन है, बेसिक इंप्योरिटी है तो एसिडिक फ्लक्स डालेंगे और वो स्लैग बना देगा, जो इंप्योरिटी होगी वो नीचे की तरफ सेटल डाउन। इस तरीके से देखो, ये ऑक्साइड की इंप्योरिटी, आयरन ऑक्साइड की इंप्योरिटी क्या करी, मैंने सिलिकॉन ऑक्साइड का फ्लक्स डाला, जिसने मोल्टन फॉर्म में से रिएक्ट किया और स्लैग फॉर्म में इंप्योरिटीज जो हो गई वो नीचे की तरफ सेटल डाउन। ये पहला तरीका कि क्या था, मेटल ऑक्साइड से मेटल को गेन करना, मेटल ऑक्साइड से मेटल को गेन करना। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई, सबको अच्छे से समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है बेटा, ठीक है। इसका नोट्स मैंने भेज दिया आप लोगों को कल ही, मुझे एक मार्कर चेंज कर लेने दो, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, ठीक है। ये वाला फंडा तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ये होता है स्मेल्टिंग। और दूसरी हेडिंग भी तुम्हारी बुक में बहुत छोटा सी एक लाइन देके एक्सप्लेन कर रखी है, और मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा। और देखो ये जो मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे ही करने का, वरना समझ में नहीं आते गणित, और नहीं आई ना एक बार तो फिर तुम कितना भी कर लो प्रॉब्लम आने वाली है। ये पूरा प्रोसीजर रिलेटेड है,
रिएक्शन रटने से काम नहीं चलेगा, सिंपली प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। इसके नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिए। अब दूसरी हेडिंग ये रब कर रहा हूं मैं, ये समझ में आ गई हो क्या हो बेटा? देखो जिसको भी समझ में नहीं आए सेम टाइम पे बोल दिया करो। ये मत सोचा करो कि सर वीडियो लेक्चर चल रहा है कहीं बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी। कोई बेइज्जती नहीं होती पढ़ाई में। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो सबसे बड़ी बेइज्जती है। तुम्हें हेड टू हेड पूछ लेना ही समझदारी है। एग्जाम का रिजल्ट जो है सबसे बड़ी बेइज्जती है। इसमें पहला था स्मेल्टिंग और दूसरा मैं हेडिंग लिख रहा हूं रिडक्शन। मैं इसके नोट्स आज तुम्हें भेज दूंगा। रिडक्शन विद कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, CO और CO से रिडक्शन कराना। कैसे? इन्होंने एक जनरल रिप्रेजेंटेशन टेक्स्ट बुक के अंदर एक जनरल रिएक्शन दे रखी है। कैसे कि कोई भी मेटल ऑक्साइड है MxOY जो दे रखा है, कोई भी मेटल ऑक्साइड है, कोक डाल के उसको सिंपली गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्योर मेटल। कोक डाल के इन्होंने क्या, C मतलब कार्बन है, कोयला डाल के गर्म किया और सिंपली क्या हो जाएगा इसके अंदर तुम्हारा बन जाएगा XM। और कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, वो गैस की फॉर्म में क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। तो दो तरीके से अपन ने क्या किया, वही दोनों तरीके। स्मेल्टिंग में तुम्हें समझ में आ गया कि मैंने क्या किया, उसको सिंपली हीट किया, स्मेल्ट करने के लिए मोल्ड किया, बॉइलिंग पॉइंट सॉरी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा पे गर्म किया और फिर स्लैग डाल दिया, फ्लक्स डाल दिया, इससे स्लैग बन गया। और दूसरा क्या हुआ, सिंपली कोक डाल के हीट किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस रिलीज हो गई और प्योर मेटल अपन को मिल गया। इस तरीके से वाला काम करेगा। ठीक है, आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखो इसकी एक जनरल रिएक्शन भी मैं तुम्हें नोट्स में भेज दूंगा। एक आधी रिएक्शन बता देते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस जो है कार्बन क्या बना लेगा, जिंक प्योर फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगी वो गैस फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर जिंक ऑक्साइड प्लस, एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड होगी तो क्या होगा, जिंक सेपरेट हो जाएगा और CO2 गैस की फॉर्म में क्या हो जाएगी। इस तरीके से ये वाला पूरा फंडा काम करता है। ठीक है, दो तरीके थे, पहले वाले कल वाले तरीकों में अपन ने ऑक्साइड बनाया और आज वाले तरीके में अपन ने क्या ऑक्साइड से प्योर मेटल बनाया। पहला तरीका था इसमें स्मेल्टिंग में मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा पे कर। देखो मैं जो बोलते जा रहा हूं ध्यान से सुन के और मन में थोड़ा रिवाइज करते जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा पे गर्म करते हैं, पहला फंडा। उसके लिए क्या करते हैं, अगर एसिडिक होगा तो बेसिक डालते हैं और बेसिक फ्लक्स डालते हैं, उसे फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, वो नोट्स में अच्छे से मेंशन है, एग्जांपल्स भी मेंशन है। ठीक है, और अगर बेसिक है तो एसिडिक डालते हैं और क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज होकर सेपरेट हो जाता है। बट ऑक्सीजन से रिलेटेड इंप्योरिटीज को सेपरेट करने का तरीका है। दूसरा तरीका, कोक डाल के सिंपली गर्म किया, ये वाली हेडिंग है रिडक्शन विद कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन दे रखी तुम्हें, इसमें एक लाइन लिख लो बस, कोक डाल के गर्म करने पे वो CO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाती है और ये एक जनरल रिएक्शन देती है। आई होप ये वाली बात सबको समझ में आ गई होगी। और एक कई बच्चे 7:45 आते हैं, थैंक यू 7:45 आने के लिए। मले अब आया है, मैं आज फोन ही करने वाला था, यही देख रहा हूँ आज कौन कौन ऑनलाइन है, फिर गया। चलो ये वाली हेडिंग खत्म हो गई। हेडिंग नंबर 6.4 बेटा अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, इसके नोट्स तुम्हें प्रॉपर भेजने पड़ेंगे, थोड़ा मजेदार टॉपिक है। अगर हो सकेगा तो ऑनलाइन नहीं हो पाएगा तो ऑफलाइन बाद में करा दूंगा, लेकिन ये थोड़ा तुम्हें समझ में आने के लिए क्या है, लाइव दिखना जरूरी है, इसमें बहुत सारे डायग्राम है। तो मैं आपको नेक्स्ट हेडिंग करा रहा हूँ, हेडिंग नंबर 6.5 पढ़ा रहा हूँ, टेक्स्ट बुक की यहाँ पे रख कर रहा हूँ। आज मैं टेक्स्ट बुक की टॉपिक यहाँ तक खत्म हो गया है। ये थर्मोडायनामिक्स वाला भी छोड़ रहा हूँ मैं बेटा, थर्मोडायनामिक्स वाला भी तुमसे देखता हूँ मैं, कोई आसान तरीका तुम्हारे लिए अगर अवेलेबल हो तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा हेडिंग है, हेडिंग नंबर 6.5 टेक्स्ट बुक की क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटल एनर्जी। हेडिंग क्या है, केमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटल एनर्जी। मेटल देखो, इसके लिए पहली चीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। देखो फिर भी मैं तुम्हें बता दूं, एक बेसिक फॉर्मूला तुमको पता होगा, डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट। ये वाला हेडिंग मैं इसके नोट्स नहीं भेजूंगा, टेक्स्ट बुक में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तुम्हें सिर्फ समझ में आना जरूरी है। अच्छा, पेपर जब हार्ड आएगा ना तब मैं ये वाली सिर्फ हेडिंग दे दूंगा, बच्चों को पता नहीं चलेगा कि क्या बोल गया। मैं बता रहा हूँ, थर्मोडायनामिक्स वाला एक है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटल एनर्जी,
इसमें सबसे पहले जरूरी है डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट। देखो मैं एक एक बात बताता हूँ क्योंकि पुराने बच्चों ने 11th नहीं पढ़ा होता, बच्चे सीधे 12th ही साइंस में पढ़ते हैं। 11th तो लगता है कि बहुत आसान है, आपको समझ में आता नहीं, फिर भी देखो डेल्टा जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी, जिन्होंने मेरे से पढ़ा उनको तो पता होगा। दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? जो अपने आप होता है। अपने आप होना मतलब वाटरफॉल का नीचे गिरना, जिसमें अपन को एफर्ट नहीं करना पड़े। अभी फैन घूम रहा है, इट इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस। लाइट चली गई तो ये थोड़ी फैन घूमता रहेगा, फैन नहीं घूमेगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए तुम्हें ध्यान रखना कि डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है और यही हमें इसमें कंसीडर करना होता है। एन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने लिख दिया Cu+2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो एन की वैल्यू हो गई वो 2 हो गई। फैराडे जो होता है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। और ई नॉट होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल बोले तो आसान भाषा में हर किसी की एक कैपेसिटी है। मैं दिन में 10 घंटे पढ़ सकता हूँ, सपोज पढ़ाई की पोटेंशियल निकाल रहा हूँ मैं। चलो सोने में पोटेंशियल निकाल देते, सोने में तो तुम लोग आगे रहोगे, मैं ऑब्वियस सी बात है, मैं समझता हूँ। पर सपोज किसी की क्या पोटेंशियल जो है 15 घंटे सोने का है, पोटेंशियल मान रहे हैं, पोटेंशियल मान लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। और किसी का 10 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की अपन एक तरीके से समझो अपनी बॉडी की, और इजी भाषा में समझे तो अपने बॉडी को एग्जिस्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही है? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? एग्जिस्टेंस के लिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी मार्कर की कम है, मेरी ज्यादा है। तो हम दोनों का जो डिफरेंस है ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो हर किसी का पोटेंशियल होता है। अगर डेल्टा लेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करेंगे, ठीक है? ये वाली बात समझ में आ गई। तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? अपन ने क्या करते हैं, इन्होंने एक जनरल रिएक्शन दे रखी इस तरीके से, कैसे कि सपोज एक एनोड पे क्या होता है, एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब सॉरी, ठीक है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ये Fe+2, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, एक जनरल रिएक्शन जिनको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है। कैथोड पे होता है हमेशा रिडक्शन। रिडक्शंस में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, Cu+2 इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल ये बन गया Cu। अगर फाइनल इक्वेशन लिखे तो रिएक्शन क्या आएगी, Cu+2 प्लस Fe, प्रोडक्ट में आ गया Cu प्लस Fe, सॉरी हाँ, Cu+Fe+2, ये रिएक्शन बन गई फाइनल रिएक्शन। इसका रिएक्शन का मतलब क्या है, देखो एक में ऑक्सीडेशन हुआ, एक में रिडक्शन हुआ, ओवरऑल रेडॉक्स। एक ज्यादा पावरफुल था, अब मैंने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाला। इसने क्या किए, इसके इलेक्ट्रॉन कॉपर की रिएक्टिविटी क्या होती है, आयरन से ज्यादा होती है। पीरियोडिक टेबल में कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि साइज जो होता है वो छोटा होता है। पीरियोडिक टेबल के फंडे के हिसाब से चल रहे हैं अपन यहाँ पे। तो इसने क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया। मैंने एक फिक्स अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट लिया और इसने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया या रिड्यूस कर दिया। बात समझ में आ रही है? रिप्लेस करना, रिड्यूस करना, इस तरीके से ये वाला प्रोसेस चलता है, ठीक है? तो ये इस चीज को Cu+2 और Fe+2 इस तरीके से इसने क्या किया, यहाँ पे दोबारा से देख लो कि सॉरी आ गया, हाँ, Cu+2 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट था। इसने क्या किया, Fe को रिड्यूस कर दिया या रिप्लेस कर दिया। बेसिकली एक दो पावरफुल लोग बैठे हैं, मैं ज्यादा पावरफुल सपोज, मैंने क्या किया, सामने वाले बंदे को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है। तो इसमें ऐसे ही होता है कि मुझे कोई एलिमेंट चाहिए, भाई मैंने क्या किया, मुझे प्योर मेटल चाहिए था, अब ये आयरन का मेटल चाहिए था, तो मैंने क्या किया, रिड्यूस कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया। अब मेरे जो कम खर्चे वाला, भाई अभी सोना महंगा है, सोने को क्या किया, 50,000 रुपए चल रहा है, अभी बहुत महंगा है, अनसेंट महंगा चल रहा है, ठीक है? तो सोने को क्या किया, कम सस्ते, मुझे प्योर सोना मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ, तांबा डाल के और सोना निकाल लूंगा, ऐसा किया। समझ में आ गया? तो ये जो फंडा है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटल एनर्जी, कि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। अब मैं बुक की टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, टेक्स्ट बुक की एक लाइन थोड़ा समझ लो। ये अच्छी हेडिंग है, बच्चों को इसको लिखना नहीं आता है तो मैं समझा रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मेटल एनर्जी, पायरोमेटलर्जी, similar principle of effective the reduction of metal ions solution in molten state। सबसे पहला फंडा कि पूरा फंडा जो है मोल्टन में चलता है, क्योंकि सॉलिड सॉलिड को रिप्लेस करना इम्प्रैक्टिकल बात है।
ठीक है, here they reduce by electrolysis and adding some reducing agent। अपन ने क्या किया यहाँ पे कॉपर के रिस्पेक्ट में, सॉरी आयरन के रिस्पेक्ट में कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह डाला था। ठीक है, अभी वाला फॉर्मूला इन्होंने एक्सप्लेन किया कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एनर्जी, डेल्टा जी इज अ गिब्सबी एनर्जी, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ इज अ फैराडे एंड ई नॉट इज अ पोटेंशियल। अब उन्होंने क्या बोला कि अब ये कब रिड्यूस कर पाएगा, जब देखो नेगेटिव होना मतलब अपने आप होगा, अपने आप डालते रिप्लेस कर देगा। अब देखो ये साइन नेगेटिव लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली अगर मैं यहाँ पे लिखूं ई की, एक में ई नॉट की वैल्यू मैंने 5 ली और एक में ई नॉट की वैल्यू 10 ली, तो कौन सा ज्यादा नेगेटिव होगा, 10 वाला ज्यादा नेगेटिव होगा। तो कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये 10 वाला अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। भाई एक सीट के आगे मैं खड़ा हूँ और एक सीट के आगे अर्पित खड़ा है, ऑब्वियसली बात है अपनी पर्सनैलिटी है, तो सामने वाला बोलेगा खौफ है भाई उठ लो। तो ये वैसा ही है कि मेरी पावर ज्यादा है तो मैंने सामने वाले को देखते रिड्यूस हो जाएगा वो, और जिसकी पावर कम है इसको एफर्ट करने पड़ेंगे। तो वैसा है, ज्यादा नेगेटिव वैल्यू जिसकी जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी ओवरऑल वैल्यू क्या चली जाएगी, क्योंकि माइनस का साइन है तो वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आ गई, उतना अच्छा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। बस इतना सा ही फंडा है। ठीक है, वो उतना अच्छा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, प्रूफ। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी सबकी कि रिड्यूसिंग एजेंट का फंडा कैसे काम करता है। ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा बहुत पैराग्राफ या पढ़ के ट्राई करना, और जो लाइन नहीं है मुझे अंडरलाइन करके पर्सनली मैसेज कर देना, मैं वापस से समझा दूंगा। और जिसको डाउट हो, पढ़ने वाले बच्चे पूछ ही नहीं रहे, पता नहीं पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, काम भरोसे चल रही है। और बेटा ये मत सोचना कि बच्चे रूमर उड़ रहा है इस बार बहुत तगड़ा वाला कि एग्जाम ही नहीं होगा इस बार बोर्ड का, ऐसी कोई बेवकूफी मत करना। 10 महीने बाद बोर्ड है, एग्जाम तो होगा, ये तो तुम लिखवा के ले लो। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, आज इतना ही मूड है, आज ज्यादा नहीं पढ़ाते। ऑल और नॉट पढ़ाने का सोचा तो था मैंने, लेकिन जनता आज कम भी है, आज जो नहीं आया उनसे भी बातचीत करता हूँ, और 2-3 बच्चों से विनती है कि साहब टाइम से आ जाए, हम पे थोड़ी दया करें। 7:30 मतलब 7:32-33 तक तो मैं ही आ जाता हूँ, तुम लोग भी आ जाओ। ठीक है, आज का लेक्चर एंड करते हैं, दिन का रहेगा और वीडियो देख लेना, फिर अपन नेक्स्ट सेट पे हॉल रन आउट करेंगे और अलिंगम डायग्राम देखता हूँ मैं, अगर यहाँ पे हो पाएगा तो बहुत ही बढ़िया। और आज जो पढ़ाया मैं, अब डेली सुन लो जो बच्चे ऑनलाइन है। विदिशा, सबसे ज्यादा विदिशा का रिप्लाई नहीं आता, बेटा पापा से बात करूंगा इस दिन, और जिसका रिप्लाई नहीं आता उनके पेरेंट्स से बात करूंगा, मुझे अपना काम चाहिए, मैं अब वाइवा लूंगा डेली। अब कल का ये पढ़ाया हुआ मैं पूछूंगा, इसमें सबका नंबर है, ईशा जो भी बच्चे ऑनलाइन है सबका नंबर है, और मुझे रिप्लाई चाहिए। रिप्लाई नहीं मिला तो फिर तुम देख लो, जिस दिन मेरा दिमाग खट्टा सीधे पापा लोगों से बात करने वाला हूँ। ठीक है, चलो आज का लेक्चर एंड करते हैं, बाय, गुड बाय, टेक केयर।